अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की हम अपनी इस वीडियो में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो आज पहला टेस्ट मैच कराची में ख़त्म हुआ है उसकी कंप्लीट टेस्ट मैच की एनालिसिस पेश करेंगे। कोशिश करेंगे कि अपनी इस वीडियो में इस टेस्ट मैच के 5 दिन की समरी पेश करें। इसी टेस्ट मैच से रिलेटेड हमने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने लंच ओपनिंग से लंच तक का पहले दिन का जो मैच हुआ था उसकी एक थोड़ी-सी वीडियो डाली थी जिसमें हमने बताया था कि ये एक टर्निंग विकेट है और इसमें मैंने कहा था कि अगर पाकिस्तान 250 प्लस रन पहली इनिंग में कर लेता है, तो न्यूज़ीलैंड के ऊपर प्रेशर डालने का पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका होगा। लेकिन पाकिस्तान ने बैटिंग की और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा टोटल जो 438 रन का पहली इनिंग में हासिल किया। इस विकेट पे एक हैंडसम टोटल था। फिर न्यूज़ीलैंड ने अपनी बैटिंग शुरू की, लेकिन पाकिस्तान ने अपने उस 438 रन का जो दिफा जो है वो बिल्कुल एक क्लब क्रिकेट की तरह किया और पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिस तरह आउट ऑर्डिनरी बॉलिंग की, जैसे कि पेसर ने की, जैसे कि स्पिनर्स ने की और जो हमारे स्पिनर्स थे वो गेंद को लूप करके ऊपर से नहीं छोड़ रहे थे कि वो फ्लाइट देते, क्योंकि ये एक टर्निंग ट्रैक था। जब तक आप ऊपर से गेंद नहीं छोड़ेंगे तो बॉल ब्रेक नहीं होगा। हमारे दोनों स्पिनर्स ने बॉल को पुश किया है, वो बॉल को स्किड करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उन न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने बहुत शानदार पार्टनरशिप लगाई और उन्होंने वो प्रेशर जो पाकिस्तान को फर्स्ट ओवर में नए बॉल पे उनके ऊपर देना था वो उन्होंने बिल्कुल ज़ाया कर दिया। ओपनिंग बैट्समैन ने बहुत शानदार बैटिंग की और दोनों ने बहुत लंबा स्कोर किया। जब पहली विकेट की शराकत उनकी इतनी लंबी हो गई और उस पर बाबर आजम और पाकिस्तानी टीम बहुत प्रेशर में आ गई, क्योंकि वो जो समझ रहे थे कि अबरार उनका ट्रम्प कार्ड है, वो उन्होंने उसको बिल्कुल ज़ाया कर दिया। पाकिस्तान ने एक लंबा टोटल जो इस विकेट पे पहली इनिंग में Down the ground again from Mitchell. And that one has gone all the way. रन न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग में किए, जो पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के खिलाफ एक बहुत बड़ा टोटल था और उस टोटल की वजह से पाकिस्तान बिल्कुल अंडर प्रेशर आ गया। विलियमसन ने बहुत शानदार डबल सेंचुरी बनाई और उन्होंने अपनी क्लास शो की कि वो एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। उसने ये भी शो किया कि कंडीशन के हिसाब से कैसे अपनी बैटिंग को तरतीब करना है, कहाँ स्लो खेलना है, कहाँ अटैक पे जाना है और उसने साथ-साथ जो मैंने अपनी इससे पहले की वीडियो में दिखाया कि जो सीनियर प्लेयर होता है, वो अपने सामने वाले एंड के बैट्समैन को खिलाता है। उसकी भी साथ-साथ जो है वो इनिंग को बिल्ड अप करता है और वो ही सारा जो हमें सिनेरियो है वो नज़र आया विलियमसन की इनिंग में कि उसने अपनी इनिंग भी बनाई, अपनी टीम को एक महफूज स्कोर तक लेके गया और सामने वाले बैट्समैन को भी खिलाया। जैसे कि उसने अपने एक बॉलर जो उनका ऑलराउंडर नहीं है, सूदी, उसको भी उन्होंने इतने शानदार तरीके से खिलाया कि उसने भी 50 की और उसने भी वहाँ रन किए जहाँ पाकिस्तान चाह रहा था कि एक विकेट मिल जाए, एक ब्रेक थ्रू मिले ताकि हम मैच में वापस आ सकें। लेकिन उन्होंने वो नहीं दिया और विलियमसन बहुत तरीके से उसको खिलाता रहा। फिर पाकिस्तान को जब 80 ओवर के बाद पाकिस्तान के लिए उस इनिंग में नई बॉल ड्यू हो जाती है और तीसरे दिन के खेल का लास्ट ओवर चल रहा था, जो पाकिस्तान को वो गेंद ड्यू हो गई थी, वहां बाबर आजम ने मिस्टेक की और वो बॉल नहीं ली। अगर बाबर आजम उस आधे घंटे में नया बॉल लेके, क्योंकि मैं डे खत्म होने वाला था और बैट्समैन उस वक्त कोशिश करता है कि मैं स्टे करके ये दिन निकाल लूं, तो उस वक्त नए बॉल से अटैक करना चाहिए था, तो शायद हमें एक विकेट मिल जाती, लेकिन वो हमने ओवर ज़ाया किया, वहाँ नई गेंद नहीं ली। चौथे दिन बाबर आजम ने थोड़े से मैच आधे घंटे बाद नया बॉल लिया और नए बॉल लेने के बाद उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी जो 2-4 मिस्टेक की, वो ये कि नया बॉल लेने के बाद 2-2 ओवर सिर्फ अपने पेसर से कराए और दोबारा स्पिनर्स पे आ गए और सबसे जो बड़ी गलती थी कि नया बॉल लिया, उस वक़्त पाकिस्तान तकरीबन 100 के करीब लीड के नीचे आ चुका था और उस लीड पर जब आपको थोड़ी-सी डिफेंसिव फील्ड लेनी चाहिए थी, वहाँ आपने नए बॉल से अपने बॉलरों से गेंद करवाने के साथ-साथ आपने बगैर थर्ड मैन, टेस्ट मैच में बगैर थर्ड मैन आपने फील्ड प्रेस की, जिस पे अगर आप उस मैच के थोड़ी-सी हाइलाइट्स देखें तो आपको नज़र आएगा कि न्यूज़ीलैंड के बैट्समैन ने सिर्फ थर्ड मैन पे ही 35 से 40 रन किए। जो एक बहुत अच्छा टोटल था, क्योंकि वो लीड ऑलरेडी ले चुके थे, उनके ऊपर से प्रेशर खत्म हो गया था और वो अब सिर्फ एक लीड बिल्डअप कर रहे थे। उस पर पाकिस्तानी कप्तान बगैर थर्ड मैन के नए बॉल से इनिंग खेल रहे थे।
जो बहुत बड़ी मिस्टेक थी। फिर उन्होंने अपनी इनिंग बिल्डअप करते-करते जो है वो 174 रन का पाकिस्तान को लीड दे दी। क्योंकि इस पोज़ीशन में आ गया था कि पाकिस्तान उस इस टेस्ट मैच को फैसला-कुन नहीं बना सकता था, क्योंकि आप ऑलरेडी 174 रन की लीड पर आ गए थे। अब पाकिस्तान इस उस पे आया कि जी हमें किसी तरह इस मैच को ड्रॉ करना है। लेकिन जब पाकिस्तान की सेकंड इनिंग शुरू हुई, तो न्यूज़ीलैंड के बॉलर्स ने वही टैक्टिक्स कि उन्होंने जो फर्स्ट इनिंग में की थी कि उन्होंने बॉल को फिर लूप देके और फ्लाइट के साथ गेंद किया। वो पाकिस्तानी बैट्समैन को क्रीज में खड़े होके खेलने की कोशिश नहीं करने देना चाह रहे। वो चाह रहे थे कि बैट्समैन फ्रंट फुट पे आए, ड्राइव खेले या क्रीज से बाहर निकल के खेले, जो वो पाकिस्तानी बैट्समैन को कराने में कामयाब हुए। इसी वजह से पाकिस्तान के 100 के अंदर 4 प्लेयर आउट हो चुके थे और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे अंडर प्रेशर था। दफ़ा फिर इमाम उल हक ने और सरफराज ने एक अच्छी इनिंग खेली। इमाम उल हक बहुत अच्छी इनिंग खेल रहे थे, लेकिन वो बार-बार वही मिस्टेक कर रहे थे जो उन्होंने पहली इनिंग में की थी। वो ऑफ स्पिनर्स को, लेग स्पिनर्स को, दोनों को क्रीज से निकल के खेल रहे थे। Lovely. Absolutely lovely. You और वो उस पे रन तो कर रहे थे, लेकिन वो एक रिस्क पे खेल रहे थे। वो पाकिस्तान के एक रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन ही उस वक़्त रह गए थे जिन्होंने एक लंबी इनिंग खेलनी थी। फिर उन्होंने सबसे बड़ी मिस्टेक की कि जब वो 96 पे खेल रहे थे, उन्होंने वही गलती उन्होंने बाहर निकल के किया। सूदी उनको 1 से 2 ओवर में ये रीड कर चुका था कि इमाम उल हक उनकी फ्लाइट पे बाहर निकल के स्ट्रोक खेल रहा है और उन्होंने वही किया। उन्होंने रफ का इस्तेमाल करके इमाम उल हक को गुगली गेंद की जो इमाम उल हक रीड नहीं कर सके और उन्होंने वही बाहर निकल के अपने 96 पे चाहा कि मैं एक बाउंड्री मार के अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लूं, लेकिन वो नहीं कर सके और वो बॉल मिस की और वो स्टंप हो गए, जो बहुत बड़ा फेलियर था। आप इतनी लंबी इनिंग खेल रहे हो, आप मैच बना चुके हो, उस वक्त अगर इमाम उल हक आउट नहीं होते तो शायद पाकिस्तान इस पोजीशन में आ जाता कि पाकिस्तान 200 रन तक की लीड लेके, जो उन्होंने इनको एंड में 13 या 14 रन पे बैटिंग, 13 या 14 ओवर रह गए थे, उस वक़्त बैटिंग कराई, तो पाकिस्तान तकरीबन 30 से भी पहले न्यूज़ीलैंड को बैटिंग दे के इस मैच को कुछ फैसला-कुन बना सकता था और न्यूज़ीलैंड पे प्रेशर डाल सकता था, क्योंकि विकेट इतनी आसान नहीं थी। विकेट पे शॉट खेलना अब 5वें दिन इतना आसान नहीं था, गो गेंद ब्रेक कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने क्योंकि माइंड बना लिया था कि जी हमने अब ड्रॉ की तरफ जाना है, हमने ये मैच बचाना है, तो पाकिस्तान उसी मेंटालिटी के साथ गया और आखिरी के 13 ओवर में उन्होंने उनको 138 रन का टारगेट दिया। इंग्लैंड ने एक चैलेंज समझ के एक्सेप्ट किया और उन्होंने आते ही उसको चेस की तरफ लेके गए और उन्होंने प्रॉपर शॉट खेलना शुरू किए और रन किए। और क्योंकि गेंद ब्रेक भी कर रहा था, कहीं वो फंस रहे थे, लेकिन टाइम और ओवर इतने कम थे कि न्यूजीलैंड को 10 से 11 रन फी ओवर चाहिए थे, जो टेस्ट मैच में इम्पॉसिबल होता है। लेकिन वो गए क्योंकि वो एक पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे थे और इसी तरह वो एक खेल के इतने पे आ गए कि उनको 65-70 रन वो कर चुके थे। लेकिन बैड लाइट की वजह से फिर बाबर आजम ने फिर एक, क्योंकि उन्होंने टेस्ट मैच बचाना था, तो बैड लाइट पे उन्होंने अपने पेसर्स को स्ट्राइक पे ले आए कि जब फास्ट बॉलर आएगा तो डेफिनेटली लाइट का में एम्पायर जो है लाइट मीटर यूज करेंगे और वो ऑप्शन देंगे कप्तान को कि जी अगर आप स्पिनर से गेंद कराते तो हम कैरी ऑन करेंगे, वरना अगर आप फास्ट बॉलर से कराते हैं तो लाइट इतनी अच्छी नहीं है कि फास्ट बॉलर से क्रिकेट हो सके। वही टैक्टिक्स बाबर आजम ने अपनाई और अपने पेसर से गेंद कराना शुरू की। जब एम्पायर्स ने लाइट को कम देखा, मीटर यूज किए, तो उन्होंने कहा कि जी इस लाइट में पेसर्स के साथ गेम नहीं हो सकता और ये टेस्ट मैच खत्म किया जाता है। तो इस तरह बाबर आजम साहब ने जो है वो ये टेस्ट मैच बचाया। पाकिस्तान की तरफ से एक प्रॉपर एग्रेसिव क्रिकेट नजर नहीं आई कि आप अभी 3 टेस्ट मैच अपनी कंट्री पे इन्हीं ग्राउंड्स पे खेल के आए, आपने उन 3 टेस्ट मैच से कुछ सीखा नहीं। वही चीजें सारी रिपीट हो रही हैं, वही स्लो ट्रैक, वही टीम की सिलेक्शन में गलतियां, फिर बैटिंग ऑर्डर में जो पाकिस्तान ने अपनी फर्स्ट इनिंग में जो गलती की, वो ये कि आपका एक प्रॉपर बैट्समैन, टेक्निकल गुड बैट्समैन शकील बैठा हुआ था, उससे पहले आपने सरफराज और सलमान को भेज दिया और जब वो दोनों आउट हो गए तो शकील को टेल एंडर के साथ बैटिंग करनी पड़ी, जिस पे क्योंकि उसको मैच बचाना था, वो रन की तरफ नहीं जा रहा था। अगर वो पहले आ जाता और वो इमाम के साथ बैटिंग कर रहा होता तो शायद पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में आके एक अच्छी लीड देके इस मैच को इंटरेस्टिंग बना सकता था। तो ये कुछ बैटिंग ऑर्डर में बाबर आजम की तरफ से गलती हुई, फील्ड में हुई, तो ये सारी चीज़ें मिला-जुला के जो है वो एक अच्छा टेस्ट मैच जो एंड हो सकता था वो ड्रॉ पे खत्म हुआ। तो मेरे ख्याल से अब दूसरा टेस्ट मैच भी इसी
ग्राउंड में हैं, विकेट डेफिनिटली दूसरी होगी लेकिन सेम ही होगी क्योंकि पाकिस्तान ने अपना माइंड बना लिया है कि वो स्लो ट्रैक बनाएँगे और स्लो ही विकेटों पे कोशिश करेंगे कि न्यूज़ीलैंड को हरा सकें। तो अब मेरा ये एनालिसिस है कि पाकिस्तान को डेफिनिटली अब 3 रेगुलर स्पिनर के साथ जाना चाहिए। जो शॉर्टेज इनके पास थी, उसकी कमी हमें नज़र आई। पहली इनिंग में बाबर आज़म ने भी 3 ओवर किए। दैट्स मीन्स कि वो ये रियलाइज़ कर रहा था कि मेरे पास एक स्पिनर शॉर्ट है। ऐसे ही जब सेकंड इनिंग न्यूज़ीलैंड की शुरू हुई, तो उन्होंने अपने रेगुलर बॉलर नोमान को गेंद देने के बजाय सलमान आगा से गेंद करवाई, जो बहुत ही स्ट्रेंज था, बहुत हैरानकुन था कि आप अपने रेगुलर स्पिनर से गेंद नहीं करवा रहे, बल्कि आप एक पार्ट टाइम बॉलर से नया बॉल करवा रहे हो। तो जब आपको ये पता है कि आपके पास 2 स्पिनर इनफ नहीं है, तो आप तीसरा स्पिनर क्यों नहीं खिला रहे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या मैनेजमेंट नहीं समझ पा रही या कप्तान नहीं समझ पा रहा? तो उनको ये तीसरा स्पिनर अब दूसरे टेस्ट मैच में डेफिनिटली खिलाना चाहिए, तो उससे बॉलिंग आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी और डेफिनिटली दूसरा टेस्ट मैच भी स्लो ही ट्रैक होगा, इसीलिए मेरे ख्याल से एक लेग स्पिनर पाकिस्तान को इन करना चाहिए, जैसे कि सूदी ने ये प्रूव किया क्योंकि जब फास्ट बॉलर गेंद कर रहा होता है तो उसके जो फुट मार्क हैं वो बन जाते हैं काफ़ी और उसका पूरा फ़ायदा एक लेग स्पिनर उठा सकता है, जो आज पाकिस्तान की सेकंड इनिंग में सूदी ने उठाया। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो सेकंड टेस्ट मैच की पाकिस्तान को तैयारी करनी चाहिए। तो ये कुछ एक छोटा-सा एनालिसिस था या इसको आप पोस्टमार्टम कह लें कि पहले टेस्ट मैच का एक छोटा-सा पोस्टमार्टम था जो हमने अपनी एनालिसिस का बना के किया है। तो आप इसको हमारी वीडियो को देखें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहें ताकि हम अपनी वीडियो में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें और अच्छे एनालिसिस लेके आएँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।